इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको बेहतर नंबर दिलाने में सहायक होंगी, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है गद्य साहित्य का इतिहास। इस पॉइंट से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। गद्य साहित्य के इतिहास से आपके लिए 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। और आपका पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा, आना ही आना है पेपर में। और उनकी 2-3 रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वी पुत्र, ये रचना है, ये उनका निबंध है। और पृथ्वी पुत्र के अलावा एक रचना है कल्प वृक्ष, उन्हीं की एक रचना है वाग्धारा। ये 3 मैंने आपको पुस्तक बता दी। इन तीनों में से एक पुस्तक हर हाल में आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछी जाएगी। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अशोक का फूल नाम का पाठ लिखा है, उनकी जो प्रमुख रचना है वो है कल्पलता। कल्पलता, आलोक पर्व, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और एक और जो प्रमुख पुस्तक है वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल। तो अब आप देख लीजिए कि इन 6 रचनाओं में से एक रचना आपसे हर हाल में पूछी जाएगी। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 प्रमुख उपन्यास लिखे हैं। उनका पहला उपन्यास है चारुचंद्र लेख। 4 उपन्यास हैं उनके। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, और अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, और चौथा है पुनर्नवा। ये 4 रचनाएं प्रमुख हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, ये 4 उपन्यास हैं। और ये कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल, ये निबंध संग्रह हैं। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, वाग्धारा, ये डॉक्टर अग्रवाल के निबंध संग्रह हैं। इतनी रचनाओं में से कम 2 रचनाएं आपसे पूछ ली जाएंगी, चाहे जैसे पूछी जाएं, इसलिए इन्हें बिल्कुल तैयार रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है आपका काव्य का विकास। काव्य का विकास, तो आपकी पुस्तक में जितने भी कवि हैं उनसे संबंधित ही प्रश्न आएंगे। जैसे इंटरमीडिएट कविता का पहला पाठ है पवन दूतिका। उसके रचनाकार हैं डॉक्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अब हरिऔध की जो प्रमुख पुस्तक है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, ये 1914 में लिखी गई। और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय का प्रवास, श्री कृष्ण जब अपने गांव गोकुल से मथुरा चले गए थे, तब सारी गोपियां, सारे ब्रज के लोग बहुत दुखी थे। तो कृष्ण सबके प्रिय थे, और प्रिय जब प्रवास पर चले गए, उसकी पूरी कथा इसमें वर्णित है। खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम महाकाव्य है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त आते हैं। उनके मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी पुस्तक है साकेत, ये महाकाव्य है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं। प्रसाद जी की आंसू, लहर और कामायनी, ये कामायनी 1935 में आई थी। आंसू, लहर, कामायनी, ये प्रसाद जी के 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी उनका महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है, कामायनी भी, और साकेत भी उनका महाकाव्य है। और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत आए। पंत जी ने नौका विहार लिखा है। और पंत जी का जो महत्वपूर्ण काव्य है वो है चिदंबरा। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पंत जी के बाद महादेवी आई। महादेवी जी का जो प्रमुख काव्य है वो है यामा। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला हुआ था। इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
और उसके बाद दिनकर जी हैं, तो दिनकर जी की पुरूरवा उर्वशी आपको पढ़ना नहीं है, उनका काव्यखंड है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य आपको पढ़ना है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, ये अंतिम कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। और इस कविता को अगर आपने याद कर लिया तो विज्ञान का जो निबंध पूछा जाएगा उसमें भी आप कोटेशन के रूप में डाल सकते हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, अंतिम कविता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो दिनकर जी की जो रचना है वह है उर्वशी, इसको भी ज्ञानपीठ मिला था। तो चिदंबरा, यामा, उर्वशी, ये 3 रचनाएं हैं। चिदंबरा पंत जी की, यामा महादेवी की, उर्वशी दिनकर जी की, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इतना ही अगर आपने देख लिया तो आपको 2-3 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। और महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके रचनाकार, मेरा एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से खोज लीजिएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं रचनाकार, मैंने सारी जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हिंदी की, काव्य की, वो सब मैंने आप सबके लिए दे दी हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न आएगा, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य का विकास। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न नंबर 3 होगा गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, ये 10 नंबर का होगा। 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश आपको करना है। पहला पाठ, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, अशोक के फूल, इन दोनों पाठों को तैयार कर लेना। तीसरा पाठ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से एक गद्यांश आपके लिए रखा हुआ है। हाँ, अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप, इनको कायदे से पढ़ लीजिएगा, जिससे गद्यांश देखते ही आप समझ जाएं कि ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। और हाँ, 5 प्रश्न जो आएंगे उनका उत्तर उसी गद्यांश में छिपा है। पहला प्रश्न होगा इसका संदर्भ क्या है, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखा खींची होगी कुछ लाइनों के नीचे, अंडरलाइंड होगा, उनकी व्याख्या आपको करनी होगी। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं कर पाते, प्रश्न को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल नहीं आ रही है तो जो लिखा है उसी को उतार देना है और अथवा किंतु परंतु करके बना बनाकर अपनी तरफ से 1-2 लाइन लिख देनी है। नंबर कटेगा नहीं, नंबर पूरा मिल जाएगा। बाकी 3 प्रश्न और हैं, वो उसी गद्यांश में से पूछे गए हैं। आप उसमें से लाइन ढूंढिए, 2 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ उत्तर जरूर निकलेगा। 5 प्रश्न आप 2-2, 3-3 लाइन में लिख देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ये 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपको नंबर प्रदान करने में, आपके नंबर को बढ़ाने में। ये गद्यांश के 10 नंबर बहुत सहायक हैं। और ये मिलेंगे कब, जब आप गद्यांश पढ़कर उसी में से ढूंढकर, उत्तर उसी में छिपा है, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आएगा पद्यांश, मतलब कविताएं आएगी। कविताओं पर आधारित 2 कविताएं होंगी अलग अलग, और उन पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आपको कविताओं का अर्थ पता होगा। तो जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो है पवनदूतिका। पवनदूतिका सरल और सहज खड़ी बोली में है हरिरोध जी की। इसे एक बार कायदे से पढ़ लेना, बात समझ में आ जाएगी आपके। तो पवनदूतिका से 5 के 5 प्रश्न आपको लिखना है। और फिर कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और श्रद्धा मनु, कैकेयी का, पवनदूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु। और उसके बाद पंत जी की जो रचना है यमुना नौका विहार, पंत जी की रचना है नौका विहार। नौका विहार, नौका विहार की अंतिम कविता, नौका विहार की अंतिम कविता जरूर तैयार कर लीजिएगा, नौका विहार की अंतिम कविता। और महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, अंतिम कविता। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, अंतिम कविता मैं नीर भरी दुख की बदली की जरूर देख लीजिएगा। और अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य, ये दिनकर जी का इंपॉर्टेंट है। तो काव्य में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, पवनदूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार की अंतिम कविता, महादेवी जी की अंतिम कविता और अभिनव मनुष्य। इतना अगर आप देख लेंगे तो आपको काव्यांश पर आधारित जो 4था प्रश्न है
ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पांचवा का एक लेखक का जीवन परिचय आएगा, 5 नंबर का एक लेखक का जीवन परिचय 80 शब्द में लिखना है। 80 शब्द का मतलब एक लाइन में आप 10 शब्द लिखेंगे तो 8 लाइन हो गई, लेकिन 8 लाइन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 पेज। और साहित्यिक परिचय पूछता है, लेकिन साहित्यिक परिचय बगैर जीवन परिचय के अधूरा होता है। तो आप जीवन परिचय लिख दो, रचनाएं लिख दो, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। 5 नंबर का है, 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन जीवन परिचय और रचना आपको 1 पेज में देनी पड़ेगी। अब जीवन परिचय के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 लोगों का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। कहीं से भी दे, कोई भी प्रश्न बनाने वाला हो, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। एक कवि का जीवन परिचय आएगा 5 नंबर का। अगर आप जीवन परिचय और उसकी रचनाएं 1 पेज में लिख देंगे, 1 पेज से ज्यादा लिखोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको निबंध भी लिखना है, और निबंध के लिए कम से कम 40 मिनट अपने पास रखिएगा। अगर आप 3 से 4 पेज में निबंध नहीं लिखेंगे, कम से कम 3 पेज, तो आपको 9 नंबर नहीं मिलने वाला है। निबंध 9 नंबर का होता है। और अगर आपने जीवन परिचय ही 2-3 पेज में लिख दिया तो आपके पास समय खत्म हो जाएगा। 1 पेज का जीवन परिचय। अब कवि का जीवन परिचय, एक कवि तो एक तो महादेवी वर्मा, इन्हें मत छोड़िएगा। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण और जयशंकर प्रसाद, ये 3 का जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेंगे तो हर हाल में इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। अब कहानी आ जाएगी। कहानी का सारांश और उद्देश्य, अगर पंचलाइट कहानी है आपकी, ये पंचलाइट, यही पढ़िए बस, और पढ़ने की जरूरत ही ना है। पंचलाइट कहानी से ही पूछा जाएगा। 2 कहानियां पूछी जाती हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, ऐसे पूछा जाएगा। आप पंचलाइट तैयार कर लो। तो पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश तैयार कर लो। 1 पेज में अगर आपने पंचलाइट कहानी का सारांश कायदे से लिख दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 5 के 5 आसानी से नहीं मिलते। पंचलाइट और खंड काव्य, एक खंड काव्य आएगा जो 7वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न खंड काव्य आएगा। खंड काव्य मंडल वाइज होता है। आप पता लगा लीजिए अपने मॉडल पेपर के अनुसार अपने टीचर से पूछकर कि इस मंडल का या हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा खंड काव्य है। उस खंड काव्य का, एक तो खंड काव्य का सारांश तैयार कर लीजिए और उसके नायक का चरित्र चित्रण। याद रखिए, आपको दूसरे खंड काव्य का नहीं करना है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आप जिस मंडल के निवासी हैं वहां का जो पढ़ाया जा रहा है खंड काव्य, उसी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। होता क्या है कि बच्चे दूसरे खंड काव्य का लिख देते हैं, उन्हें जो सरल लगा उसी का लिख दिया, कोई फायदा नहीं है, वो शून्य हो जाता है। तो आपको अपने क्षेत्र के जो पढ़ाए जाने वाले खंड काव्य के बारे में लिखना है, अपने मंडल के। पता लगा लीजिएगा, नायक का चरित्र चित्रण या खंड काव्य का सारांश। तो ये 5 नंबर का है, 4 नंबर कहीं नहीं गए आपसे। अब हमने 7 प्रश्नों पर विमर्श कर लिया है, विचार कर लिया है। अब ये खंड का था, ये खंड का आपका पेपर 2 खंडों में बटा है। आपका पेपर 2 खंडों में बटा है, खंड का 50 नंबर का। अब खंड खा की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आएगा संस्कृत गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, और 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर अनुवाद के। अब गद्य खंड में पहला पाठ है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, उसके बाद संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये पाठ है आपकी किताब में। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा और मालवीय वाला पाठ, महामना मालवीय। ये 4 प्रमुख पाठ हैं। चारों को आपको तैयार करना है, पता नहीं किस पाठ से आ जाए। और संस्कृत भाषा या महत्वम और जातक कथा को तो मत छोड़िएगा, पूरा लाइन टू लाइन। कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलता। 7 नंबर का अनुवाद है, अगर आपने कहानी लिख दी तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने अनुवाद कर दिया संदर्भ के साथ, संदर्भ में लेखक का नाम आता ही नहीं, आपको इतना लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जातक कथा नामक
पाठ से लिया गया है। बस एक लाइन का संदर्भ 2 नंबर मिल जाएंगे। और अनुवाद आपको अनुवाद करना है, मतलब ट्रांसलेशन करना है। कहाँ कथा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर आपने अनुवाद कर दिया तो 7 के 7 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। अब 7 नंबर का काव्य खंड आएगा। ये तो गद्य खंड हो गया, और काव्य खंड का एक ही पाठ है, सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि एक ही पाठ है, और इसी से 2 कविताएं आएंगी, कंफर्म है, पक्का इसी से 2 कविताएं आएंगी। सुभाषित रत्नानि से 2 श्लोक आएंगे। आपको सुभाषित रत्नानि के सारे श्लोक रट लेने हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब नवा पाठ है मुहावरे और लोकोक्तियां। ये 2 नंबर का आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपके मॉडल पेपर में हैं, जो आपकी पुस्तक में हैं, उन सारों को पढ़ लीजिएगा। ये ना पता कौन लोकोक्ति आ गई, कौन मुहावरा आ गया, और लिख जरूर दीजिएगा कुछ ना कुछ। ये 2 नंबर पक्के हैं। फिर 10वां है क और खा, 2 भागों में है। अब 10 का है संधि। संधि में क्या है? दीर्घ, गुण, यण और अयादि, ये स्वर संधियां हैं। इन चारों में से कोई 3 संधि पूछी जाएगी 3 नंबर की। बहुत सरल ही, नहीं पढ़ लीजिएगा। और वैसे ना पढ़ पाओ तो मेरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और हिंदी व्याकरण इंटरमीडिएट 12 की पढ़ लीजिएगा बड़े आराम से, और सारी चीजें मैंने बहुत क्लियर बताई हैं। फिर 10 का खा है विभक्ति। अब 2 विभक्तियां आएंगी, आपको रूप याद करना है, आत्मन का और नामन का। इन्हीं में से एक आएगी जो 2 नंबरों की होगी, और आपको आत्मन और नामन का रूप याद करना है, वैसे आप नहीं बता पाओगे। ये 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 क ख ग घ 4 भागों में बटा हुआ है। क शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर, ख अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, ग कई शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर, और घ त्रुटि मार्जन, मतलब वाक्य होंगे जैसे 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 बाग में अनेकों फूल हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे। बाग में अनेकों फूल हैं, और इसमें क्या गलती है? तो आपको गलती पकड़ना पड़ेगा। अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो बाग में अनेक फूल हैं, यह सही हो गया। यह त्रुटिमार्जन हुआ। कई शब्दों के लिए 1 शब्द, जैसे वह व्यक्ति जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक हो गया। ऐसे आपकी किताब में पूरी सारणी दी हुई है, आपके मॉडल पेपर में पूरी सारणी दी हुई है। पूरी सारणी अगर आप नहीं पढ़ोगे 3-4 बार तो ये सारे उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि अब परीक्षा बहुत कम दिन बची है, आप इसे कायदे से पढ़ लो। अगर पढ़े रहोगे तो विकल्प आप सही कर दोगे। 12वां प्रश्न है रस। अब देखो 2 नंबर का रस पूछा जाएगा। 5 प्रमुख रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत, 5 रस आपके कोर्स में है। 1 लाइन की परिभाषा, 2 लाइन का उदाहरण। अगर आप नहीं तैयार कर पाए तो 2 नंबर आपसे मिस हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो रस, छंद, अलंकार का मेरा वीडियो है, बहुत सरल शब्दों में मैंने परिभाषा बताई है और अधिकतम 2 लाइन का उदाहरण बताया है। रस, छंद, अलंकार का अलग अलग वीडियो है, कक्षा 12 के प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। तो 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, ये आ गया। अब कुल 14 प्रश्न आने हैं। अब 12 प्रश्न की चर्चा मैंने कर ली है, 2 प्रश्न और बचे हैं, उनकी मैं आपसे चर्चा करता हूं। बहुत सरल पेपर आता है सामान्य हिंदी का, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। 13वां प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन 3 तरह के प्रश्न आएंगे, और पत्र लेखन का जो नंबर है वो 6 नंबर का है, और 6 में से 5 नंबर कहीं नहीं गए। बस एक पहला प्रश्न आएगा कि नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र, दूसरा आएगा कि ऋण या कर्ज लेने के लिए बैंक के प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, और तीसरा आएगा कि गांव या नगर की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना होगा। अब आप पत्र लेखन को कायदे से अपने मॉडल पेपर से, अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तो जो 6 नंबर का है इसके 5 नंबर कहीं नहीं गए। इसका प्रारूप महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो बैंक अधिकारी को आपको पत्र लिखना है तो आप लिखोगे सेवा में के बाद कामा, और कामा के ठीक नीचे प्रबंधक, दूसरी लाइन में भारतीय स्टेट बैंक
और उसके बाद आप अपने शहर का नाम लिखोगे, शहर का नाम लिखोगे। मान लीजिए आपके शहर का नाम है डाबरा, तो यहां लिख दिया, यहां भी कॉमा लगेगा। उसके बाद तीसरी लाइन में जनपद डाबरा, ऐसे। उसके बाद यहां पूर्ण विराम लगा, ये चीज है। उसके बाद विषय, ऋण हेतु आवेदन पत्र, ऐसे। अब जो भी आपको लिखना हो, महोदय, मान लीजिए महोदय, उसके बाद कामा, अपनी बात लिखिए, जो भी लिखना हो आप लिखते जाइए। देखो, सेवा में के बाद कामा लगाया, कामा के नीचे प्रबंधक, उसके नीचे भारतीय स्टेट बैंक, फिर अपने जनपद का नाम। ये 3 पंक्तियों में होना चाहिए, 3 पंक्तियों में, ये 3 पंक्तियां हो गई। विषय आप चाहें तो सेवा के नीचे लिखें, चाहे थोड़ा बहुत छोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सेवा के ठीक नीचे आना चाहिए। अब मैं यहां से आप अपनी बात शुरू करो और फिर यहां तक लाओ, ऐसे ऐसे पूरी लाइन लिखते रहो, और अंत में यहां डालो दिनांक और यहां पर प्रार्थी। इस तरह आप पत्र लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 13 नंबर हो गया पत्र। तीनों से संबंधित एक पत्र आएगा, वो कोई भी जो आपने तैयार किया है। अगर इनसे संबंधित कोई नहीं आया तो आपने जो तैयार किया है वही लिख देना, लेकिन संगत होना चाहिए, नंबर तभी मिलते हैं। अब अंतिम प्रश्न है 14वां, यह है निबंध, और निबंध यह है 9 नंबर का। याद रखिएगा, निबंध 9 नंबर का है, और 2 नंबर की प्रस्तावना, 7 नंबर का निबंध है। 2 नंबर की रूपरेखा, आपको निबंध की पहले रूपरेखा बनानी है। अगर आपने रूपरेखा नहीं बनाई तो मामला खराब हो गया। और जो महत्वपूर्ण निबंध है वो है विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, और नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। ये 4 अगर आपने विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, इन 4 को तैयार करना है। ये ना पता कौन सा आ जाए। जो प्रश्न बनाता है वो जाने कौन बनाता है, बोर्ड का बहुत गोपनीय आदमी बनाता है, कुछ पता नहीं, सिर्फ आइडिया ही तो लगाया जा सकता है। तो आप 4 को तैयार करना है। हाँ, इन 4 में से 1-2 जरूर रहेंगे, और सबकी रूपरेखा बनाकर आपको लिखना है, 2 नंबर रूपरेखा के। ये सारे निबंध आपके मॉडल पेपर आपकी हिंदी में पूरी तरह से दिए हुए हैं, आपको कायदे से पढ़ लेना है और लिख लेना है। अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, 80 से 90 आएंगे। और अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, तो आप 90 को क्रॉस करेंगे। याद रखिएगा, 90 नंबर को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, 80 से 90 नंबर आना आपका आसान है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने सारे प्रश्नों का उचित और बढ़िया उत्तर दे दिया है, स्पेलिंग की गलती नहीं है, लिखावट आपकी सुंदर है, आंखों को अच्छी लग रही है, तो परीक्षक आप पर मुग्ध हो जाएगा और फिर वो दिल खोल के नंबर देगा। फिर वो आपको 93, 94, 95, 96 नंबर भी दे सकता है। नंबर लेना आपके ऊपर निर्भर है। पढ़ना अलग बात है, नंबर लेना अलग बात है। नंबर लेना एक कला है। अपनी पाठ्य वस्तु को, पाठ्य पुस्तक में लिखे गए उत्तर को बिल्कुल सजा करके परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना है। ठीक उसी तरह जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए नाश्ता और भोजन बहुत कायदे से परोसकर और सजा संवार कर थाली में रखा जाता है। हर प्रकार की भोज्य वस्तु रखी जाती है, ऊपर से चटनी, अचार, मुरब्बा आदि रखा जाता है जिससे स्वाद बढ़ जाए। उसी तरह आपका ये पेपर है, जितना सजा संवार कर हाईलाइट करके आप परीक्षक के सामने रखेंगे उतना आपको नंबर मिल सकता है। शेष फिर कभी।